All right, good evening, students. So, yeah, here we are. So, in the last class, we were doing what is matter, and we have done with this chapter, and now we have started the chapter Is Matter Around Us Pure? ओके तो अब हम ये चैप्टर शुरू कर चुके हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसकी एक क्लास हम ले चुके हैं इन विच वी हैव डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ मैटर, मैटर किस तरीके के होते हैं, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, एंड इन प्योर मैटर वी हैव सीन द प्योरेस्ट फॉर्म दैट इज एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स को हमने देखा था, व्हाट इज एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. So we have seen all these things in the last class, and today we are going to continue this chapter. Before that, what I want to say you is, please do subscribe our channel, that is Ved Science Foundation. All right, so these live lectures which are now carried out in Ved Science, they will be shifted to Ved Science Foundation soon. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वेद साइंस फाउंडेशन पे बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली है. तो आपको क्या करना होगा, वेद साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना होगा इफ यू आर एन व्यूअर ऑफ क्लास 9th, क्लास 8th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स. सो द वेद साइंस फाउंडेशन चैनल is specially dedicated for you guys for the preparation of NTSC, JSTSC, NCS and your MVPP, all the Olympiad exam. ये सारी चीजों के लिए जो है वेद साइंस फाउंडेशन चैनल है, जिस पे आप जाके अभी चेकआउट करेंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे जितने भी ओलंपियाड्स हैं उन सब के बारे में. ऑलराइट, और अगर आप एक स्टूडेंट है 8th क्लास के, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 8th क्लास के स्टूडेंट्स 9th क्लास में जाके एनएससीजेएस का एग्जाम देने वाले हैं, और 9th क्लास में एनएससीजेएस देने के लिए पहले आपको 9th का चैप्टर अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि एनएससीजेएस का अभी हमने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख भी सकते हैं अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, कि एनएससीजेएस जो है उसमें बेटा सिलेबस होता है 12th क्लास तक का, 10th 12th सब करना होता है. तो 8वीं का बच्चा अभी से 9th के लिए पढ़ेगा, तभी जाके वो उस टाइम 9th में जाके 10th और 11th की चीजें पढ़ पाएगा. ठीक है, तो इफ यू आर एक स्टूडेंट क्लास 7th, तो भी आप कर सकते हैं. 7th 8th 9th 10th ये सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल ही एक ऐसे विसिनिटी में आ चुके हैं जहां पे अब आपको आके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए किसी भी आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास 9th क्लास में 2 एग्जाम होते हैं, जैसे कि एनएससीजेएस का एग्जाम होता है नेशनल लेवल का, इसके अलावा बहुत सारे ओलंपियाड्स भी होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी. उसके अलावा एमवीपीपी एग्जाम जो दिल्ली के बच्चों के लिए होता है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, ठीक है, ये भी होता है. 10th के स्टूडेंट्स के लिए एनटीएससी होता है. एनटीएससी तो आप सबको पता ही, जिसको नहीं पता है हमारा वीडियो जाके चेकआउट करें. ठीक है, एनटीएससी का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो एनटीएससी की इन्फॉर्मेशन भी वहां मिल जाएगी. यहाँ पे जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं. आप अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको वहां पे सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे. आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा करा दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा. ऑल राइट, तो ये इन सब चीजों के साथ हम शुरू करते हैं हमारा जो चैनल है, सॉरी हमारा जो चैप्टर है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो ये हमने प्योरेस्ट चीज जो है वो कल देखी थी, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स के टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेकंड प्योरेस्ट थिंग, दैट इज कंपाउंड. सो इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th लेक्चर 2nd, लेक्चर 1st आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर. ऑल राइट, चलिए तो बेटा शुरू करते हैं. अब हम जो टॉपिक है इस मैटर अराउंड अस प्योर में कंपाउंड्स के बारे में जानना. लास्ट क्लास में हमने मैटर के बारे में, एलिमेंट के बारे में जाना था. एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक ऐसी स्पीशी है जिसमें सारे एटम, ऑल द एटम्स आर ऑफ सेम टाइप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, और जिनको हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड. ठीक है, वो थे एलिमेंट्स. अब हम देखते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी एक प्योर फॉर्म है. हमने बोला था मैटर इज ऑफ 2 टाइप, मैटर कैन बी प्योर एंड कैन बी इम्प्योर. ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर दोनों तरीके से हो सकता है. जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है ये, इसके लिए हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, एलिमेंटल फॉर्म में होता है. एंड सेकंड इज कंपाउंड्स, जो आज हम करने वाले. तो कंपाउंड क्या होते हैं, लेट्स सी व्हाट इज कंपाउंड इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th क्लास. ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए और हर दिन देखिए. ठीक है भाई, चलें शुरू करें. ओके, तो प्योर सब्सटेंस, बहुत ये भी कंपाउंड क्या प्योरेस्ट फॉर्म है, विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. सी, एलिमेंट प्योर थे,
ठीक है, एलिमेंट प्योर थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज से बने थे, सिमिलर एटम से बने थे, बट अलग अलग एलिमेंट्स को अगर हम ज्वाइन करके कुछ नई चीज बना दें, दैट थिंग इज कॉल्ड कंपाउंड। अब हमने क्या किया, उनके बीच में बॉन्ड बनाए, मिक्स नहीं किया। कंपाउंड में यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बहुत लोगों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है। कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट, ठीक है, जब दोनों रिएक्ट करके कुछ तीसरी नई चीज बना देते हैं, उस तीसरी नई चीज में पहली और दूसरी चीज की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बिल्कुल नई चीज होती है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर जो है वो आगे आके हम सीखेंगे क्या होता है, जो इम्प्योर होता है। तो प्योर चीज जो है विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है हमारा जो है कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कंबाइंड केमिकली। अब मेजर थिंग है इसमें ये केमिकली की, इसमें केमिकली कंबाइन करते हैं स्पीशीज, ठीक है, इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। ये चीज क्या है, इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। अभी देखते हैं, अगर हम दो चीजें उठाई, लेट्स से वी आर हैविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस हमने कल ही बताया, उनके सिंबल भी बताए, एलिमेंटल फॉर्म भी बताई थी कल के लेक्चर में, जिसने देखा नहीं जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, अगर ये दोनों चीजें हैं, इनको, ये दो गैसेज हैं, इनको हमने एक रूम में मिक्स कर दिया तो H2 प्लस O2 बन जाएगा। दिस इज, अभी हमने इनको साथ रख दिया, बट ये क्या कह रहा है, दोनों को साथ रखने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई रिएक्शन हुई, वहां पे कंबाइन किया है, नहीं। अगर दो चीजें हमने ली और उनसे कोई तीसरी नई चीज बना दिया, अभी तो क्या हुआ, दोनों को मिक्स किया, दोनों वही रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, बट इफ दे रिएक्ट केमिकली, अगर ये केमिकली रिएक्ट करते हैं किस तरीके से कि कोई तीसरी नई चीज बना दे, दैट इज H2O, as you know। अगर ये तीसरी नई चीज बना देते हैं, H2 और O2 मिलके H2O बना देते हैं, देन दिस थिंग इज कॉल्ड कंपाउंड। अब स्पेशलिटी क्या है H2O की, इन दिस थिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। देखिए बेटा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एज इट इज उठा के रख दो, एक बलून हाइड्रोजन का एक बलून ऑक्सीजन का, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, दोनों बल्ब को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों गैसेस मिक्स हो गई, वो अलग चीज है। बट अगर दोनों ने कोई नई चीज बना दी है तो वो एक फिक्स रेशियो में बनती है कंबाइन होके, और वो फिक्स रेशियो क्या है, यहाँ पे लिखा है कि डेफिनेट रेशियो बाय मास, डेफिनेट रेशियो बाय मास। कैसे, अब हमने देखा अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग सिंबल होते हैं, ऐसे इनका अलग अलग मास भी होता है, ठीक है, तो इनका अलग अलग मास भी होता है। तो हाइड्रोजन जो है उसका मास है 1, ऑक्सीजन जो है उसका मास है 16, ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इंटू 2 कर देंगे हम, तो टोटल आया 2:16। ये रेशियो है इनके मासेस का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ वाटर, बिकॉज आई एम सेइंग यू वाटर इज एन कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो 2:16 इट गिव्स अस 1:8, 1:8, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब भी हम कभी वाटर की बात करेंगे, वाटर इज अ कंपाउंड जो कि केमिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। अब देखो, दो हाइड्रोजन के एटम है, उसके पास एक ऑक्सीजन का, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब वाटर बनता है उस टाइम पे ऑक्सीजन ज्यादा दे दे, हाइड्रोजन कम दे दे, तो HO2 बन सकता है क्या ऐसे करने से, है ना। ऐसे ये 2, 3 ये कहाँ से आते हैं सारी चीजें, ये हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। बट हम क्या देखते हैं अभी यहाँ पे कि उन्होंने लेट्स से वाटर बनाया इस तरीके से, तो अब अगर हमें वाटर चाहिए होता है तो हम चाहे कहीं से भी पानी लेके आ जाएं, ठीक है, अपने घर से, तुम्हारे घर से, नदी से, नाले से, समंदर से, बारिश का, कैसे भी, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कहीं से भी पानी लेके आ जाए, सारी जगह पानी जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यही रेशियो रहेगा। ये है फिक्स रेशियो। अब ये क्या है, ये तीसरी नई चीज बन गई, तो तीसरी एक नया इंडिविजुअल बन गया ये, इसलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं बना है। Whenever hydrogen and oxygen are combined chemically, they form a new compound which is having its different properties, which are entirely different from their constituting elements. All right, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। चलिए, तो हमें कंपाउंड का समझ में आ गया है किस तरीके से जो है कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड में दो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बना देते हैं, विच इज प्योर, प्योर होता है जो कि, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, वही तो बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट।
और कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड किस किस से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास बाय वेट। ठीक है, वेट मास कुछ भी ले लेंगे हम यहाँ पे। तो क्या बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके बनाते हैं हमारा यहाँ पे H2। ठीक है, किस रेशो में बनाते हैं, 1:8। कैसे वो रेशो निकाला जाता है मैंने बताया, दोनों के मासेस लिखेंगे, रेशो ले लेंगे। अब ये मासेस कैसे पता चलेंगे आपको, है ना। तो छोटे बच्चों, आप तो 8th क्लास के, आपने देखा ही नहीं है कभी, जिसने देखा बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने ये मासेस जो है, हम 9th क्लास में ही 3rd चैप्टर में मूव करेंगे, वहां पे आपको मासेस याद कराए जाते हैं। अदरवाइज इनके मासेस फिक्स्ड होते हैं, आपको कहीं भी दिख जाएंगे मासेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो लिखा है कि ये जो वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करके, जिसका रेशियो 1:8 था। नाउ वी हैव टू सी इन दिस वाटर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O जो बन गया था हमारा, H2O से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हम किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, हमेशा केमिकल मेथड रिक्वायर होता है। सो वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स केमिकली बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ही ऐसा है जिससे इन दोनों को अलग किया जा सकता है, बिजली का करंट होगा, अदरवाइज ये अलग नहीं होंगे। दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। ठीक है, अब एक सवाल आता है हमारे पास कि क्या ये हमेशा इसी रेशो में, क्या मैं जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करूंगी हमेशा इसी रेशो में कंबाइन होगी? नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि ये किसी भी रेशो में कर सकते हैं, बट जब भी ये इस रेशो में करेंगे तो उसका नाम हाइड्रोजन, उसका नाम वाटर होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं? हाँ बिल्कुल है, H2O2 is the example of this type of compound, hydrogen peroxide. Let me write it here, H2O2। ठीक है, ऑलराइट, ओके। रेशो निकालना बताया था, वो याद है आपको कैसे निकालना था? हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इस टू ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हो गया 2:16, which in turn give us result of 1:8। Is it clear to everyone? I guess, is this clear? ऑल राइट, तो कंपाउंड की हमने देख लिया। आगे जाके हम ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। So let's see properties of compound. A compound cannot be separated into its components by physical method. अभी हमने देखा they combine chemically, केमिकली उनके बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, केमिकली बॉन्ड बनते हैं तो उनको हम फिजिकली अलग तो नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग तो नहीं कर सकते, जितने भी हमारे मेथड ऑफ सेपरेशन है जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर में करने वाले हैं। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, इसका मतलब जब भी मिक्सचर बन जाता है, दो चीजें मिक्स हो जाती है, उनको सेपरेट कैसे करें। ठीक है, बिकॉज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, बट कंपाउंड में दो चीजें एक बार मिल जाती तो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टी, और सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जिन जिन एलिमेंट्स से मिलके कंपाउंड बनता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2O लिक्विड है। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन का ही अगर हम देख लें, कार्बन जो है वो क्या है, सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है गैस है, और मिलके दोनों बना देते हैं CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस, ये भी एक कंपाउंड है। अगेन नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, दोनों मिलके बना देते हैं NH3, एक लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जो नई चीज बनती है उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, और कंपाउंड को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट, ये हो गया हमारा। सेकेंड देखते हैं एनर्जी, कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी, क्योंकि नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, नए अट्रैक्शन आ रहे हैं एलिमेंट्स में, तो एनर्जी जो है, एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। जब दो चीजें आके कंबाइन करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं, तो या तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी अट्रैक्शन से,
ठीक है, बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और अट्रैक्ट भी, मतलब उनको जोड़ने के लिए हमें भी एनर्जी लगानी पड़ सकती है और वो भी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जस्ट लाइक यहाँ पे ही जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ये जो CO2 बन रहा है, तो हमने कार्बन लिया था जो कि एक सॉलिड कार्बन था, ठीक है, और ऑक्सीजन एक गैस थी। तो हमने कहा ये कार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो ये बर्निंग है, कंबशन ऑफ कोल, कोल का कंबशन है ये रिएक्शन, C+O2 गिव CO2, याद है कि नहीं आपको? तो यहाँ पे CO2 बन गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब ये चीज बनी है नई हमारी, तो इसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है स्टार्टिंग में। इग्निशन टेम्परेचर, कोई भी फ्यूल को बर्न कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इग्निशन टेम्परेचर, हीट देना पड़ता है, तो ठीक है। अब बनने के बाद जो चीज नई बनी है और जब ये बन रहा था, प्रोसेस कंबशन जब हो रहा था, तो एनर्जी रिलीज भी हो रही थी। तो जब भी कोई नई चीज बनती है तो या तो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है या फिर एनर्जी वहां से रिलीज होती है। ऑलराइट बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है आपको? सेकंड है कि कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। मैंने बताया वाटर किस रेशियो में होता है, 1:8। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन जो है वो कंपाउंड का फिक्स होता है। कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करके ही बनेगा, देयर इज नो अनदर वे। वो अपने रेशियो अगर चेंज करते हैं तो वो कुछ नए कंपाउंड बनेंगे, वही कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक अगर एक कंपाउंड की बात करी जाए तो उसमें प्रॉपर्टीज जो है फिक्स रहती है, ठीक है। उसके अलावा ईच कंपाउंड इज अ डेफिनेट फॉर्मूला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 ही बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं। तो इस तरीके से सबकी अपनी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने कहा कंपाउंड आर प्योरेस्ट फॉर्म, कंपाउंड प्योर होते हैं। जो जो दो चीजें मिला के नई चीज जो बनी वो बिल्कुल प्योर है, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है दे आर ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड इज अ होमोजेनस सब्सटेंस। अब होमोजेनस तो होगा ना, सारे पार्टिकल ही सेम है तो कंपाउंड क्या है, होमोजेनस होगा। सारे पार्टिकल सेम है तो कंपाउंड होमोजेनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस सब्सटेंस क्या होते हैं, अब हम यहाँ के अभी देखेंगे कि व्हाट इज होमोजेनस। तो होमोजेनस सब्सटेंस देखते हैं एक बार हम। नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले टाइप्स ऑफ कंपाउंड, किस किस तरीके के कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कैसे कैसे वो मिलके बना है, किन किन से मिलके बना है, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो एलिमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स के ऊपर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के ऊपर देखते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं इनऑर्गेनिक क्या होता है, दीज कंपाउंड्स हैव बीन मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। अगर कोई कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलके बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर कोई कंपाउंड दूसरा जो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग बीइंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है, पहले हम ऐसा कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग चीजों से बनते हैं, ऑर्गेनिक क्या होता है, जो लिविंग चीजों से, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट all the organic compound contain carbon as their essential constituent। तो यहाँ से मेजर चीज क्या हो गई कि कोई भी चीज अगर ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब वो हमेशा प्लांट या एनिमल ड्रिवन है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें कार्बन एक मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक। तो अगर नॉन लिविंग चीज से कोई चीज बनी है दैट इज इनऑर्गेनिक, बट लिविंग से कोई बनी है वो ऑर्गेनिक है। और लिविंग के अलावा भी अगर ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनमें कार्बन है, वो भी सारी ऑर्गेनिक स्पीशीज होती है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियली हम बोलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन जो है मेजरली विद ऑक्सीजन सल्फर इन सब के साथ है, तो वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मतलब कैसे कैसे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, उसके ऊपर बेस्ड हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा, कंपाउंड किस नेचर का होगा, अलग देखते हैं। और भी तरीके क्या होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। हाइड्रोजन जिनके पास होता है, आपने 8th क्लास में देखा होगा, HCl जो है वो जब भी पानी में डाला जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। H2SO4 जो है, जो आप पढ़ते हैं एसिड जो भी पढ़ा, उनमें एक कॉमन चीज है हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन वो रख के नहीं बैठे होते,
वो हाइड्रोजन वो डोनेट करते हैं टू H2SO4 प्लस SO4 2-। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन डोनेट्स क्या है, बेसिस कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि NaOH है, आपने इसको देखा होगा। अब ये H नहीं देता अपना, ये OH देता है, तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जिसके पास H है जी वो सारे एसिड है, नहीं। जो हाइड्रोजन आयन अपना देगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट कर सकता है, उसी को एसिड कहेंगे। हर एक ऐसी स्पीशी को जिसमें हाइड्रोजन है उसको एसिड नहीं कहेंगे। ऐसे ही बेस के लिए क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में डिस्चार्ज करता हो, निकालता हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे बेस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होता है, एसिड जो कि H प्लस देते थे, बेस जो कि OH माइनस देते थे, वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है। देख लेते हैं कैसे। हमने एक एग्जांपल लिया था, HCl इज एन एसिड एंड NaOH इज अ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड का काम है H प्लस देना, बेस का काम है OH देना, और ये दोनों मिलके बना लेते हैं वाटर H2O। तो बची हुई जो चीज है Na और Cl वो मिलके बना देते हैं सॉल्ट। तो कहते हैं एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है और सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन आपने 8th कक्षा में रटी होगी ना कि क्या होता है, एसिड प्लस बेस को मिलाओ सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। सो दिस इज द एग्जैक्ट रिएक्शन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमें पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस फाउंडेशन। हियर यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द ओलंपियाड एग्जाम एंड द स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और वेद साइंस फाउंडेशन को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो जाके। ठीक है, आपको पूरा मटेरियल भी वहां पे मिलने वाला है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बोलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। तो ये हो गई कहानी खत्म प्योर सब्सटेंस की। अब हम कहानी देखते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दो एलिमेंट को उठा के लाया और मिला दिया तो एक मिक्सचर बन गया। जैसे मैंने कहा था कि अगर दो एलिमेंट को उठा के मिलाया है तो वो दोनों चीजें बना सकते हैं, मिक्सचर भी बनाएगा, कंपाउंड भी बनाएगा। कंपाउंड बनाने के लिए वो उनको केमिकली रिएक्ट करना पड़ेगा, मिक्सचर बनाने के लिए बस वो पास पास आके बैठ जाते हैं। ठीक है, when two or more substance are mixed together in any proportion। अब देखो कंपाउंड में इन्होंने कहा था फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, बट अभी ये बोल रहे हैं एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशो में मिक्स करो दो चीजों को, तो वहां पे कोई या तो एलिमेंट दो ले लो, या दो मॉलिक्यूल दो कंपाउंड ले लो, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, किसी भी तरीके से जा सकता है। अगर दोनों को मिलाया जाए किसी भी रेशो में तो कोई केमिकल चेंज नहीं हो, तो क्या करते हैं, दे रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिक्सचर। दो तीन चीजें ली, उनको मिलाया, मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम कहेंगे, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है, इन दोनों का, दोनों चीजों को मिला के बना है। उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो भी दोनों की ही रहेंगी। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप लेमनेड पीते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं, लिक्विड है, वाटर है, वाटर के साथ साथ क्या है उसमें, सॉल्ट है, शुगर है, लेमन है। तो जब भी आप उसकी एक सिप लेते हैं तो आपको सारे टेस्ट आते हैं, सॉल्टी भी आता है, शुगरी भी आता है, एंड जो वहाँ पे इसका सारा टेस्ट होता है वो भी आता है, लेमन का सारे टेस्ट आ रहे। तो मतलब वो जो मिक्सचर है उसमें जो जो चीजें डली हुई है उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, चाहे वो साथ में रहे चाहे अलग अलग। तो ऐसे ही कंपाउंड में क्या था कि दो जो चीजें मिली हुई थी वो मिलके कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिखाती अपने पेरेंट्स की, जहां से वो मिलके बन के आई है। ठीक है भाई, अब देखते हैं मिक्सचर जो है दो तरीके का होता है। एक तो हम दो चीजों को मिक्स करें तो वो होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मास। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द मास। इसका मतलब क्या है कि एक होमोजेनस मिक्सचर में अगर हम दो चीजों को मिक्स करेंगे तो हम थ्रू आउट द सोल्यूशन अगर उसका कोई भी कॉम्पोजिशन उठा के देखेंगे, लेट्स से हमने वाटर में शुगर एंड सॉल्ट मिक्स किया हुआ है, तो हम उस पूरे सोल्यूशन में से कहीं से भी अगर कुछ लेते हैं तो उनका जो कॉम्पोजिशन है या टेस्ट है हम कहें वो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हेट्रोजेनस की बात करें तो ये मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, ये जिन दो चीजों से मिलके बना होता है, जिन भी दो चीजों से मिलके बना होता है ये अलग अलग हमें दिख रहे होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। जो होमोजेनस होते हैं उनके बीच में कोई लाइन, कोई बाउंड्री नहीं दिखती आपको, जो चीजों को हमने मिक्स किया है कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी। जैसे अगर आपने पानी में शुगर या सॉल्ट मिलाया है तो आप कहीं से भी उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें
सॉल्ट या शुगर है देखने पे, ये विजुअली देखा जा सकता है होमोजेनस हेट्रोजेनस, ठीक है। बट अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें तो ये ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। जैसे कि अगर हम वाटर में सैंड मिला दे या वाटर में ऑयल मिला दे, तो ऑयल क्या है, ऊपर लेयर बना लेता है, अलग से दिखती है, उनकी बाउंड्रीज दिखती है हमें, हेट्रोजीनस में उनकी बाउंड्रीज दिखती हैं, और होमोजीनस में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं दिखती, ठीक है। तो जैसे कि वाटर में हमने शुगर मिला, वो सॉइल मिला दिया है या ऑयल मिला दिया है, ये दोनों चीजें मिलाने से लेयर बन जाती है वहां पे, और आप विजिबल बाउंड्री को देख सकते हैं। अगर लेट्स से आपने वाटर में ऑयल मिलाया तो ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे आ जाता है, दोनों मिक्स नहीं होते। अब अगर आप एक पोर्शन, तो उसमें पूरा ऑयल मिलेगा, नीचे के साइड से तो उसमें पूरा वाटर मिलेगा। तो इसमें क्या है, इसी तरीके से रहेगा। ऑल राइट, चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहता है, मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उन सबकी प्रॉपर्टीज वो दिखाते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट। सेकंड है, जब भी दो चीजों को मिक्स करते हैं, अब देखो जब कंपाउंड हमने बनाया था तो दोनों चीजें मिक्स करने पे कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही थी कंपाउंड बनाते टाइम। बट यहाँ पे मिक्सचर में क्या है, एनर्जी रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, मे और मे नॉट भी, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनको मिक्स करते टाइम एनर्जी रिलीज होती है, कभी नहीं भी होती, ठीक है, मे और मे नॉट भी। चलिए, सेकंड क्या है, मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मैंने कहा कि मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उन सबकी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। तो इसीलिए जब हम मेल्ट करने जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, लेट्स से मैंने अल्कोहल और वाटर को मिलाया हुआ है, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी है 70 अराउंड, वाटर का भी कुछ इसी तरीके से है। तो जब हम बॉईल करने जाएंगे तो पूरा सोल्यूशन एक साथ बॉईल नहीं होगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होगा। तो वहां पे कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट तो हमें दिखेगा नहीं, कुछ भी चल रहा है, कोई पहले बॉईल हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, कोई भी हो रहा है, कोई हो ही नहीं रहा है। तो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सब शो करते हैं। सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ए मिक्सचर में वेरी। कॉम्पोजिशन कितने भी डाल सकते हैं हम, पानी में कितनी चीनी मिलाओ उसको मिक्सचर ही कहेंगे, पानी में कितना नमक मिलाओ उसको मिक्सचर ही कहेंगे। जबकि जब कंपाउंड बन रहा था तो आपको एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन करने चाहिए थे, तभी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा था, है ना। नेक्स्ट है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। अब मिक्सचर क्या है, कंपाउंड जब एक बार बन जाता है, दो चीजें मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, तो उनको हम सेपरेट कभी नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। बट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से मेथड ऑफ सेपरेशन होते हैं फिजिकल, उनसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कहाँ पे, मिक्सचर बनाते टाइम। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी मिक्सचर की और कंपाउंड की। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड्स के लिए। मिक्सचर क्या होते हैं, दो चीजें अगर साथ में रखी हुई हैं, उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एज सच वो बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ठीक है, सिर्फ रखी हुई साथ में किसी भी रेशो में मिक्सड अलग भी किया जा सकता है, तो मिक्सचर। और कंपाउंड क्या है, दो चीजें साथ में मिली, मिलके नई तीसरी चीज बना ली, तीसरी चीज पहली दो चीजों की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी, उनको हम अलग भी नहीं कर सकते, और वो एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन होते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नो इश्यूज बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डोंट बी सैड। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, अब हमने बात की कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन भी देखा है हमने। ओके, गेमिंग बंदा, ऑल राइट बेटा, कोई बात नहीं। सोल्यूशन, a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances in variable composition। तो सोल्यूशन क्या होता है, जब भी दो चीजों को मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, सॉलिड सोल्यूशन की नहीं। जब दो लिक्विड्स को हम मिक्स, दोनों लिक्विड नहीं, एक लिक्विड होना जरूरी है। अभी बात करते हैं कैसे। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है ये सॉलिड्स का भी हो सकता है, ठीक है। A homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance, chemically non-reacting substance को हमने उठाया, अगर मिक्स करते हैं उनको, और एक homogeneous mixture बनता है आपका, homogeneous, ठीक है, तो उसको हम solution कहते हैं। बट द कंडीशन इज, यहाँ पे जो solution है वो क्या है, solute प्लस solvent। solution क्या है,
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। यानी कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक को हम सोल्यूट बोलेंगे, एक को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब सोल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सोल्यूट जो है इज अ सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, मतलब जिसको डाला जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसको ऊपर से हमने डाला जाता है, बट किस में डालते हैं? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन व्हिच सोल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड, जिसको पहली बात तो डिसॉल्व होना किसको है? सोल्यूट को। किसके अंदर डिसॉल्व होना है? सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूशन क्या है? इट इज अ मिक्सचर, दोनों चीजों का मिक्सचर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जो है वो एक डिसॉल्विंग एजेंट होना चाहिए, वो एक ऐसा चीज होना चाहिए जिसमें कुछ आके डिसॉल्व कर सके, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। सोल्यूट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सोल्यूबल हो। सोल्यूट शुड बी soluble and solvent should be dissolving agent. यूजुअली सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, बट अमाउंट से सोल्यूट या सॉल्वेंट का मेजर हम बता नहीं सकते। अमाउंट कम है तो सोल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा या किस तरीके से होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन, तो पता चल गया। अब सोल्यूशन के अलावा सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है? 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट है हमारे पास किसी गिवन टेम्परेचर पे, 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर पे हम जितना भी नंबर ऑफ सोल्यूट डाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? 100 ग्राम, और सोल्यूट क्या है? x ग्राम, ठीक है। तो ये जो है पर ग्राम्स अगर हम कितना डाल सकते हैं उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? एक सोल्यूबिलिटी बता रही है, मतलब मैक्सिमम ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी भी डिसॉल्व करी जा सकती है, ठीक है। ओके, चलिए। तो अब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी देख ली हमने। अब ये क्या है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बताता है। जैसे कि हमने सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम पे और उसमें कुछ अमाउंट में हमने सोल्यूट डाला है, ठीक है। सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट में सोल्यूट डाला है और लेट्स से एक्स अमाउंट डिसॉल्व हो गया है, बट द मोमेंट वी चेंज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी चेंजेस। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी चेंजेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी चेंज करती है। तो यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी का पता चल गया है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? टेंडेंसी होती है, किसी भी डिसॉल्विंग एजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट समा सकता है, ठीक है। चलिए, और ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, ये चैनल जो है सब्सक्राइब करने पे आपको, वेद साइंस चैनल सब्सक्राइब करने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलने वाले हैं सारे एनटीएससी, एनएससीजेएस और ये बाकी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, ठीक है। जो भी बच्चा 8th क्लास का है, 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, किस किस तरीके के सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज एक्वस सोल्यूशन, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। जब भी सॉल्वेंट तो हम वाटर लेते हैं, मतलब किसी भी चीज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो द सोल्यूशन, रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। तो हमने बात की थी ना अभी एसिड्स की, तो एसिड्स क्या होते हैं? विच गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन क्या हो गया? अगर एसिड्स को पानी में डालो तो एसिड अपना H+ डोनेट करते हैं, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन इन वाटर, जिसके अंदर भी सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल जो है शुगर को देख लो, शुगर डिसॉल्विंग वाटर, सॉल्ट डिसॉल्विंग वाटर। सेकंड जो है नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस क्या होता है? व्हेन सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट लेते हैं हम, तब जो सोल्यूशन बनता है। जैसे अल्कोहल में अगर हमने कोई चीज डिसॉल्व करी है, या CS2 में हमने कोई और चीज डिसॉल्व करी है, मतलब अगर डिसॉल्विंग एजेंट वाटर के अलावा कुछ और, ऑयल में कोई चीज डिसॉल्व करी है तो ये अलग सॉल्वेंट हो गए। तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर इज कॉल्ड, मतलब दे फॉर्म नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन, तो वाटर जो बनाता है वो एक्वस सोल्यूशन बनाता है, और अदर देन वाटर दे फॉर्म नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता क्या है? आयोडीन का अल्कोहल में सोल्यूशन, ठीक है। बेटाडीन जो हम लेते हैं ना, उसमें क्या होता है? आप देखना उसके ऊपर लिखा होता है बेटाडीन पे हमेशा कि वो क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन की तरह, उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है।
तो यहाँ से हमें सोल्यूशन के दो टाइप्स पता चले, एक्वस सोल्यूशन एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस में सॉल्वेंट वाटर होता है, नॉन एक्वस में सॉल्वेंट अदर देन वाटर होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो अब देखते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, तीन तरीके से हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। तो क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया हमने, उसकी कुछ सॉल्युबिलिटी थी, लेट्स से कि वो 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट का लेते हैं तो 70 ग्राम उसमें, लेट्स से 70 बहुत ज्यादा हो गया, लेट्स से 20 ग्राम्स, ठीक है, तो लेट्स से 100 ग्राम्स में 20 ग्राम सोल्यूट वो डिसॉल्व करवा सकता है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड क्या है, उस सॉल्वेंट का डिजायर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 ग्राम ही वो डिसॉल्व कर सकता है, यही उसकी कैपेसिटी है। बट अगर हम सॉल्वेंट जब डालना शुरू करें, सोल्यूट जब डालना शुरू करेंगे सॉल्वेंट में सोल्यूशन बनाते टाइम, तो अगर हम एग्जैक्ट 20 डाल दें, 100 सॉल्वेंट 20 सोल्यूट मिक्स कर दिया, एग्जैक्ट जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना हमने सोल्यूट डाल दिया, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी से ऊपर वो और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे कि शुगर का आप शुगर सिरप बनाते हैं जब, तो क्या करते हैं, पानी में चीनी डाला, घोलते गए एक मोमेंट आता है कि वो घुलने, डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है ना। तो वो मोमेंट पे क्या हुआ बेटा, उस मोमेंट पे हमें ये पता चलता है कि इससे ज्यादा शुगर इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसकी कैपेसिटी है वो। तो जिस टाइम पे सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर देता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, लेट्स से हमारा सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम हमने लिया हुआ है या 100 ml हमने लिया हुआ है, उसमें 20 ग्राम की कैपेसिटी है, सोल्यूबिलिटी उसकी 20 की है, ठीक है, और हम उसमें 10 ही सॉल्यूशन डालें, यानी कि उसके अंदर अभी और सॉल्वेंट डाला जा सकता है, सॉरी और सोल्यूट डाला जा सकता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड क्या हो गया, किसी भी सॉल्वेंट में अगर उसकी कैपेसिटी से कम सोल्यूट डाला जाए, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनता है, लेट्स से हमारे 100 ml जो सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी है 20 ml, ठीक है, बट हमने क्या किया, उसको गर्म कर दिया, जैसे कि शुगर सिरप बनाते टाइम करते हैं, हमने शुगर को डिसॉल्व करना शुरू किया, एक मोमेंट आता है जब वो बंद हो जाती है डिसॉल्व होनी, अगर उस मोमेंट पे उठा के हम उसको गैस बर्नर पे रख देते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें और भी शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो थोड़ा और डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जब भी सोल्यूशन बनाया जाता है क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीटिंग से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहां पे जो सोल्यूशन बनेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। और ऐसा जो सोल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा डाला जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करके, बट द मोमेंट वी डिक्रीज द टेम्परेचर, वापस जब टेम्परेचर कम आएगा, तो वो सोल्यूशन जो वो सोल्यूट जो एक्स्ट्रा डाला था वो एज इट इज वापस निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या था, वो एक्स्ट्रा डाला था वो एक्स्ट्रा ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करेगा। तो क्या है, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, सॉरी अमाउंट नहीं है यहाँ पे, दिस इज ए करेक्शन हियर, दिस इज नॉट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, दिस इज साइज, ऑलराइट। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो देखते हैं ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन और कोलाइड तीन तरीके से होते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट थ्रू आउट द सोल्यूशन। हमने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया, जैसे पानी में नमक डिसॉल्व किया, हमने देखा पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया थ्रू आउट द सोल्यूशन, आपको ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिल गया फिर से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ऐसा अगर सोल्यूशन आपको मिल गया तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें हमने जो सॉल्यूट ऊपर से डाला था वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो चुका है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना चुका है, ठीक है, वो होता है ट्रू सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ट्रू सोल्यूशन, तो अब हम देखते हैं, हम जब मिक्स करने लगते हैं तो डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज कितना है। तो ट्रू सोल्यूशन का एक पार्टिकल का साइज होता है, जो सोल्यूट है उसका पार्टिकल छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से वो पूरा डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा खेल यहाँ पे जो है ये पार्टिकल के साइज के ऊपर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन देखेंगे, फर्स्ट है सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर,
ये जो ट्रू सोल्यूशन है ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग। ठीक है, सेकंड है पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 रेज़्ड टू द पावर -9 मीटर। यानी कि इसमें जो सोल्यूट डाले जाते हैं उनका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए जब हम डिसॉल्व भी कर देते हैं उसके बाद भी हमें उसके बाद भी हमें ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, जो सोल्यूट का पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से अगर इनके ऊपर कोई लाइट पास करी जाती है सोल्यूशन के ऊपर से, तो वो लाइट को भी स्कैटर नहीं करते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है हम करने वाले हैं अभी, पर ट्रू सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है ट्रू सोल्यूशन के ऊपर से अगर लाइट पास करी जाए तो एज इट इज पास हो जाएगी, उसमें लाइट एज इट इज पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट। दो, एक ट्रू सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल जो बहुत छोटा है, तो हम उसको फिल्टर पेपर से या सीव से या किसी से भी पास करेंगे तो उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो सोल्यूट जो है अलग नहीं हो सकता इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, अब हम उनको कितनी भी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दे तब भी वो सोल्यूट आके नीचे सेटल डाउन नहीं होता, क्योंकि सोल्यूट बहुत हल्का है, वो छोटे साइज का है, वो पूरे सोल्यूशन में होमोजेनियसली घूमता रहता है। ट्रू सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है और जिसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, और उसके पार्टिकल्स को जो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते नेकेड आई से, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, नॉर्मली फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते। और तरीके बहुत हैं, सेपरेट किया जा सकता है बट फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन जो था होमोजेनस था, अब हेट्रोजेनस की बात करते हैं। सस्पेंशन उनमें से पहला आता है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूट आर स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। इसमें क्या है, हमने जब सोल्यूशन बनाया तो उसको मिक्स किया, ठीक है, लेट्स से पानी में हमने सैंड डाल दिया, मिट्टी डाली और मिक्स किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे पूरा मिक्स हो गया, मड जैसा बन गया, बट द मोमेंट वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड, तो सारा पार्टिकल आके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। रीजन क्या है, बिकॉज इन दिस द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से बड़े साइज के होते। अब ट्रू सोल्यूशन जो है उसके पार्टिकल साइज थे 1 नैनोमीटर से छोटे, सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल साइज है 1 माइक्रोमीटर से भी बड़े। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल है, हैवी है तो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब पानी में चॉक पाउडर या पानी में सैंड मिक्स करते हैं तो वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, आप इजीली देख सकते हैं, पानी अलग होता है, सैंड अलग हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साइज हमने बता दिया इसका कितना है, 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर, और यू कैन से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, पार्टिकल जो है उनको हम इजिली नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि बड़े पार्टिकल होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, ये जो बड़े साइज के पार्टिकल है इनको तो हम फिल्ट्रेशन से अलग भी कर सकते हैं, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल तो बिल्कुल है, जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे, जब तक हम मिक्स करेंगे वो पूरा होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा, द मोमेंट वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड सारे के सारे पार्टिकल आके सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये अनस्टेबल सोल्यूशन है। ठीक है, इसके सोल्यूट को हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब इसने फिर कहा कि ये पार्टिकल जो है अगर ट्रू सोल्यूशन है तो वो स्कैटरिंग ही नहीं करते, लाइट आई पास होके चली गई। अगर सस्पेंशन है तो जब तक उसमें पार्टिकल मिक्स रहेंगे और सोल्यूशन पे हम लाइट डालेंगे तो पास नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वो स्कैटर हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए स्कैटर हो जाएगी, बट द मोमेंट दे सेटल डाउन, जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, स्कैटरिंग तो होगी ही नहीं, उसके बाद कहां से स्कैटरिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, जब तक सस्पेंशन के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हमने मिक्सचर बनाया, पानी मिट्टी डाल के उसके ऊपर टॉर्च मारी, तो जब तक वो मोशन में है तब तक उस पर जो भी लाइट पड़ेगी वो उसको स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे, बट द मोमेंट वो सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद उन पे लाइट डालने पे भी वो स्कैटर नहीं करते। ठीक है भाई, किसी को डाउट हो प्लीज लेट मी नो। हम सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कोलोइड्स के बारे में, कोलोइड्स क्या होते हैं। तो कोलोइड्स जो होते हैं, हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, और अब हम पढ़ रहे हैं कोलोइड्स। तो कोलोइड्स क्या है, इज अ सॉल्यूशन
in which size of solute particle is bigger than that of true solution but smaller than that of suspension। तो अब क्या था यहाँ पे, अगर साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना था भाई? ट्रू सॉल्यूशन का साइज था 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, सस्पेंशन का कितना था? मोर देन 1 माइक्रोमीटर। और ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों के बीच का। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से छोटे, 1 नैनोमीटर से बड़े। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइज वेरी करता है, लाई करता है कोलोइड्स का। तो कोलोइड्स का साइज क्या है? इन बिटवीन द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, इन दोनों के बीच के साइज होते हैं। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, थैंक यू। ठीक है, तो कोलोइड्स का पार्टिकल साइज होता है इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, दस colloids appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous। अब क्या है, इनके पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं है कि वो सेटल डाउन हो जाए, बट इतने छोटे भी नहीं है कि हमेशा डिसॉल्व सिचुएशन में रहे। तो ऐसे में क्या करेंगे, कोलोइड्स जो है वो क्या करते हैं, देखने में हमें लगेगा कि दे आर होमोजीनस क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होते, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस। कैसे? बिकॉज अगर हम उनको या तो हाई पावर माइक्रोस्कोप पे देखें या उनको अलग कंडीशंस में कंडीशंस ऑल्टर करें, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोलोइड्स का, दैट इज मिल्क। वेरी गुड, हाँ जी, तो मिल्क बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मिल्क के जो पार्टिकल हैं वो इतने छोटे नहीं है कि हमेशा डिसॉल्व रहे, पर इतने बड़े भी नहीं कि सेटल डाउन हो जाए। तो जैसे हम टेम्परेचर ऑल्टर करते हैं, देखना जैसे मिल्क को हम हीट अप कर देते तो उसके जो फैट के पार्टिकल्स है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं, दूध के ऊपर आ जाते हैं ना, सारा फैट आ जाता है। तो क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गए, हम अलग अलग देख सकते हैं उनको। या फिर अब अगर फ्रीज कर देते हैं तो भी उसके ऊपर फैट कलेक्ट हो जाता है। तो पार्टिकल कंडीशन ऑल्टर करने पे आपको दिख जाते हैं, बट एक्चुअली नॉर्मल अगर देखेंगे तो नहीं दिखेंगे। तो दे फूल अस, हमें दिखने में लगेगा दे आर होमोजीनस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस। ऑलराइट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलोइड देख लेते हैं। कोलोइड जो है वो पहली बात तो होमोजीनस होता है। ठीक है, पार्टिकल साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटा होता है, यानी कि इन दोनों का बीच के साइज होता है। अब यहाँ पे क्या है, इनको फिल्टर पेपर से, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से अदरवाइज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी से थोड़े वो पार्टिकल जो है, ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उनका मैश साइज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। मैश साइज क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारे पास कोई भी फिल्टर पेपर है उसमें ऐसे ऐसे जो साइजेस बने होते हैं, ठीक है, तो उनका जो पोर साइज होता है, एक जो पोर साइज होता है उसको मैश साइज बोलते हैं, MESH। ठीक है, जो तो फिर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है उनका मैश साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो कोलोइड जो है उनमें से एज इट इज पास हो जाते हैं और वो सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि जो फिल्टर पेपर से तो ये पास नहीं होते। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, अगर इनके ऊपर लाइट स्कैटर करी जाए, लाइट डालते हैं, बीम ऑफ लाइट अगर पास कराई जाती है तो क्या होता है, वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर देती है, एज इट इज पास नहीं होती। अगर इस पे कोई भी लाइट डाली जाती है तो वो एज इट इज पास नहीं होती। अब कुछ ऐसे समझेंगे हम, एज इट इज पास नहीं होती, इधर उधर फैल जाती है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है लाइट का वे। जैसे कि बात करेंगे, लेट्स से आप रास्ते जा रहे थे, दिस इज अ रोड, यहाँ पे ये रोड बना हुआ है व्हाइट व्हाइट, और अब इसको आप इस पे आपको चलना है, तो आपके रास्ते में बहुत छोटा सा पत्थर आ गया, छोटू सा। ठीक है, दूसरे टाइम पे आपके रास्ते में इतना बड़ा पत्थर आ गया और तीसरे में इतना बड़ा पत्थर आ गया। ठीक है, तो आप चल रहे थे, अगर छोटा सा पत्थर, स्कूटी या वटेवर या पैदल, आप इसको इसके ऊपर से जा सकते हैं इजिली, इसके ऊपर से पास हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप जा रहे हैं और आपके रास्ते में थोड़ा बड़ा पत्थर आ गया, आप क्या करेंगे, थोड़ा साइड से होके निकलेंगे, थोड़ा साइड से जाने लगेंगे, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा आपको। बट अगर इतना बड़ा पत्थर आ गया तो क्या करेंगे, देखो इतना बड़ा पत्थर आ गया तो आप जा ही नहीं पाएंगे, क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, आप इधर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने 3 तरीके से बताया यहाँ पे। अगर आपके रास्ते में बहुत छोटे पार्टिकल आते हैं तो आप पास कर जाते हैं। ठीक है, छोटे पत्थर आते हैं, तो थोड़े बड़े आते तो आप साइड से निकल जाते हैं, और बहुत बड़े अगर रास्ते में पेड़ टूट के गिर गया आंधी या तूफान आने से, ठीक है, तो आपको रास्ता वहां से पास ही नहीं हो पाएगा, वो रास्ते में से जा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही लाइट का है, जब एक सोल्यूशन पे लाइट डाली जाती है तो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल का साइज कितना है। सोल्यूट के पार्टिकल का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ से भी कम है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, सोल्यूट का पार्टिकल साइज लाइट की वेवलेंथ से भी कम है तो सोल्यूट लाइट जो है इजिली पास हो जाएगी। बट अगर सोल्यूट का पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ जितना है, ठीक है,
लाइट की वेवलेंथ जितना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो अपना पाथ चेंज करेगी। जैसे कि यहाँ पे आप जा रहे थे और आपने अपना पाथ चेंज किया, बट अगर बहुत बड़ा है, लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, तो लाइट वहां से पास ही नहीं होगी। तो ये है स्कैटरिंग। किस तरीके से स्कैटरिंग होती है, लाइट अपना पाथ जो चेंज करती है, कैसे करती है हमने बता दिया। बहुत बड़े पार्टिकल साइज होंगे तो वो पास ही नहीं होगी सस्पेंशन में, बहुत छोटे होंगे तो पूरी पास हो जाएगी, बट अगर कोलोइडल ले लिया हमने तो वहां पे टकरा के स्कैटर हो जाएगी, वहां पे स्कैटर हो जाएगी मतलब फैल जाएगी पूरी। ठीक है, तो कोलोइड से हो गई। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। सोल्यूशन के टाइप्स में कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं। ये सारी चीजों में मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, स्कैटरिंग या टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं। अब जो मैंने अभी आपको फिनोमेना बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्योर वाटर और अ सॉल्ट सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, but when a strong beam of light is passed through a colloidal solution and viewed at a right angle with the help of microscope, the path of light shows up a bright cone of light. ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपके पास एक कंटेनर है, इधर से आप लाइट पास कर रहे हैं और आपके इसके अंदर ट्रू सोल्यूशन है, तो आपको कौन दिखाई देगा, इसमें लाइट इस तरीके से फैल जाएगी, कौन दिखता है। ठीक है, स्ट्रेट अवे, अगर ट्रू सोल्यूशन है तो स्ट्रेट अवे लाइट पास हो जाएगी। बट अगर हमारे पास जैसे कि मिल्क एक कोलोइडल सोल्यूशन है, तो मिल्क में से अगर आप क्लियर कांच का ग्लास लेना, उसमें थोड़ा पानी डालना और उसमें थोड़ा सा मिल्क मिक्स करना, डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं लेना, पूरा मिल्क नहीं, डाइल्यूट। ठीक है, और उसको टॉर्च के सामने रखना अंधेरे कमरे में, तो आप देखेंगे सीधी लाइट पास नहीं हो रही, लाइट थोड़ी फैल के निकली है, कौन बना के निकली है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। ओके, और यहाँ पे आपको पूरा अपडेट मिलने वाले हैं क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए, और ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड होगा आप लोग के लिए बच्चों। और आप जो भी वीडियोस बोलेंगे, जो सब्जेक्ट आपकी तैयारी नहीं है, जैसे भी आपको चाहिए वो हमें कमेंट करके बताते रहें, उनकी तैयारी हम कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे 3rd लेक्चर के साथ। इस लेक्चर की सीरीज को देखते रहिएगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, गुड इवनिंग।